नमस्कार। इससे पहले हम लोगों ने पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल के बारे में पढ़ा। उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि उस समय लोहे के आविष्कार हो चुके थे और लोहे के आविष्कार के साथ ये आर्थिक प्रगति, जो उस समय के मनुष्य थे वे आर्थिक प्रगति करना शुरू कर दिए और आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ देखते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन भी शुरू हो जाता है। मनुष्य पहले कबीला में रहता था, कबीला से जन, जन से जनपद और जनपद से फिर वो महाजनपद का निर्माण किया। ये महाजनपद हमें बौद्ध धर्म के अगंतुर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में देखने को मिलता है। और इस तरह देखते हैं कि इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था, उस समय बड़े बड़े शहरों का उदय, साहित्य के सृजन और शासक तथा शासित के बीच नए नए संबंधों के बनने का समय माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले अस्तित्व में आए जनपद आगे चलकर महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गए। इसका विस्तार उत्तर भारत और मध्य भारत तक फैला हुआ था और ये 16 महाजनपदों में बटे थे, जिसका वर्णन मैं बारी बारी करूंगा। तो आइए अब हम इनका पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करते हैं। तो आइए एक बार फिर इन 16 महाजनपद की राजधानी और उनकी भौगोलिक स्थितियों का अवलोकन हम यहाँ करते हैं। नंबर 1, अवंती। इसकी पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक मालवा क्षेत्र से की जा सकती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। ये दोनों राजधानियां उत्तर भारत के एक ओर दक्कन से और पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों से जोड़ने वाली व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्राचीन काल से यहाँ हाय वंश का शासन था। प्रद्योत यहाँ का प्रतापी शासक हुआ करता था। नंबर 2, अस्मक। पाणिनि की अष्टाध्यायी मार्कंडेय पुराण, बृहत संहिता व कई यूनानी स्रोतों के अनुसार अस्मक का राज उत्तर पश्चिम भारत में था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इस प्रदेश की राजधानी पोटन, जिसे आधुनिक बोधन से चिन्हित किया जा सकता है, थी। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था और अंततः यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। नंबर 3, अंग। यह मगध के पूरब में बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास का क्षेत्र था। यह चंपा नदी द्वारा मगध से अलग होता था। इसकी राजधानी भी चंपा ही थी, जिसे पहले मालिनी नाम से भी जाना जाता था। चंपा उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक थी। अंग का मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया। महाभारत का प्रसिद्ध राजा कर्ण इस अंग देश का ही राजा था। दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने इस नगर की निर्माण योजना बनाई थी। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इस राज्य को मगध साम्राज्य में समाहित कर लिया। तत्पश्चात अजातशत्रु को अंग का उपराजा नियुक्त किया गया। कंबोज। यह गंधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार क्षेत्र में स्थित था, जहां राजौड़ी व हजड़ा क्षेत्र आते थे। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में यह भारत से बाहर स्थापित है। चंद्रवर्धन व सुदाक्षना इसके 2 प्रसिद्ध शासक हुए। काशी। काशी का राजा उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी के बीच बसा था। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश का वर्तमान बनारस था। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे।
इसका कोसल, मगध व अंग राज्य के साथ संघर्ष चलता रहता था। गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी, भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। अंततः इसे कोसल राज्य में मिला लिया गया। नंबर 6, कुरु। परंपरा अनुसार यह युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित था और इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ थी। इस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली की यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र अंश शामिल थे। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है और जातक कथा में सुतसोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कुरुधम जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। बुद्ध के काल तक कुरु एक छोटा सा राज था जो आगे चलकर एक गण संघ बना। कोसल यह एक शक्तिशाली राज्य था जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच जिलों के क्षेत्र शामिल थे। यह पूर्व में गंडक, पश्चिम में गोमती, दक्षिण में साई और उत्तर में हिमालय की तराई के बीच स्थित एक सुरक्षित राज्य था। सरजू नदी इस राज्य को उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों के बीच बांटती थी। उत्तरी कोसल के प्रथम राजधानी अयोध्या थी। श्रावस्ती इसकी द्वितीय राजधानी थी। कुशावती व शिरपुर दक्षिण कोसल की राजधानी थी। कोसल के एक राजाकंस को पाली ग्रंथों में 12 नरसिंहों कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कोसल में मिला लिया था। कोसल के सबसे प्रतापी राजा प्रसेनजीत हुए जो बुद्ध के समकालीन थे। नंबर 8, गंधार। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर के कुछ भाग इस राज्य में आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी जो कि एक समकालीन ज्ञान एवं व्यापार की नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। यहीं भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। प्राचीन तक्षशिला एक अत्यंत प्रमुख नगर था जो कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले स्थल मार्गों पर पड़ता था और यह नगर सिंधु नदी के द्वारा अरब सागर में स्थित समुद्रिक मार्ग से भी जुड़ा हुआ था। महाकाव्यों के अनुसार इसी स्थान पर जन्मेजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ करवाया था। बौद्ध, जैन और यूनानी स्रोतों में इस नगर की काफी चर्चा हुई है। इस स्थान पर किए गए पुरातात्विक उत्खननों के दौरान 3 प्रमुख बस्तियों को रेखांकित किया गया है जो कि भीर, सिरकप और सिरमुख के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 9 हम देखते हैं चेदी। चेदी वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी जो शेट्टीवती नगर के नाम से भी जानी जाती थी। इस राज का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा हुआ करता था जिसका वध आपको मालूम होगा भगवान कृष्ण ने किया था। नंबर 10, वज्जी या वृजी। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। यह 8 राज्यों का एक संघ था जो अठकुलीन कहलाते थे। यह गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था। वज्जियों के इन 8 कुलों में वज्जी, लिच्छवी और विदेह और ज्ञात्रिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। अन्य कुल उम्र, भोग, कौरव, ऐच्छ्वक आदि थे जिनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। ज्ञात्रिक की राजधानी नादिका थी। जैन महावीर इसी कुल के थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज वैशाली के लिच्छियों का था जो क्षत्रिय थे। इस राज की राजधानी वैशाली थी जिसकी पहचान आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित वशाड़ से की गई है। विदेह की राजधानी मिथिला थी जो वर्तमान नेपाल की सीमा में जनकपुर नामक कस्बे के रूप में आज भी विद्यमान है। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। इस संघ में 8 न्यायालय थे। जैन परंपरा के अनुसार यहाँ महावीर का जन्म स्थान था और पुराणों में इसे विसल नामक शासक का नगर बतलाया गया है जिसके कारण इसका नाम वैशाली पड़ा। राजा विसल का गढ़ कहे जाने वाले पुरातात्विक टीले से पुराने दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यहीं से प्राप्त एक तालाब को लिच्छवियों के राज्याभिषेक से जुड़े प्रसिद्ध तालाब में
माना जाता है। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार की सहायता से वज्जी कुल पर विजय प्राप्त कर ली। वहां वस्तु से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध 11 लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। वज्जीगण संघ के शासक चेतक त्रिशाला के भाई थे और मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी चेलान्ना के पिता थे। नंबर 11, वत्स या वंश। उत्तर प्रदेश के प्रयाग के आसपास का क्षेत्र। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र थी। यह अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका प्रतापी राजा उदयन हुआ। उसने अवंती के शासक चंड प्रदोत को बंदी बना लिया था। पुराणों के अनुसार राजा निचच्छू ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। नंबर 12 हम देखते हैं पंचाल। इसके अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाहित था, जिसमें रुहेलखंड आता है। यह गंगा नदी द्वारा 2 शाखाओं में विभाजित था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जिसको आधुनिक बरेली के नगर चिन्ह से चिन्हित किया जाता है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी, जिसकी पहचान फर्रुखाबाद जिले के कांपिल्य से की गई है। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में स्थित था। चुलानी ब्रह्मदत्त पंचाल देश का एक महान शासक हुआ। नंबर 13 हम देखते हैं मत्स्य या मच्छ। इसमें वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसकी पहचान आधुनिक बैराट के रूप में की गई है। इसका नाम इस राज्य के संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य ने पांडवों को शरण दिया था। नंबर 14 मल्ल। यह 9 कुलों का एक गण संघ था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास विस्तृत था। मल्लों की 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनारा, और जो कि वर्तमान कुशीनगर या कसिया है, तथा दूसरे की राजधानी पावा या पौ थी, जो वर्तमान फाजिल नगर है। प्रारंभ में मल्ल का राज एक राजतंत्र था, जो कि बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। कुश जातक के गोकाक को वहां का प्रसिद्ध राजा बताया गया है। 15वां सूरसेन। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रमुख नगरों में मथुरा का स्थान आता है। महाभारत और पुराणों में इस स्थान को यादव वंशों से जोड़ा गया, जिसमें वृष्णिवी एक कुल था, जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था। यह नगर गंगा के ऊबर मैदानों के द्वार पर स्थित और उत्तरापथ का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहाँ से उत्तरापथ दक्षिणवर्ती दिशा में मालवा की ओर जाता था, और एक मार्ग पश्चिमी तट को और मथुरा नगर के उत्तर में यमुना के निकट अमरोज टोला को मथुरा के सांस्कृतिक स्तर विन्यास में कालखंड से जोड़ा गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था, जो बुद्ध का शिष्य था। उसी के प्रयास से इस राज्य में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता था। नंबर 16 मगध। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना व गया जिले में स्थित था। वह सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि धीरे धीरे अन्य सभी राज्यों को स्वयं में समाहित कर यह भारत का प्रथम साम्राज्य बना। मगध का प्रथम स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में मगध का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं, किंतु किकट जाति और उसके राजा परम अंगद की चर्चा है, जो कि संभवतः इसी क्षेत्र से संबंधित है। मगध के बारे में अधिक जानकारी हमें महाभारत और पुराणों से भी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्षेत्र को किकट कहा गया है। गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में आने के कारण यह एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र भी था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह, वर्तमान राजगीर, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण गिरिव्रज के नाम से भी जानी जाती थी, और सामरिक रूप से बहुत सुरक्षित थी। राजगीर के ऐतिहासिक महत्व को बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों से जोड़ा गया है। यहाँ 2 नगरों को रेखांकित किया जा सकता है, प्राचीन राजगीर एवं नवीन राजगीर।
प्राचीन राजगीर 5 पहाड़ियों के बीच स्थित था, जिसके चारों तरफ दोहरे पत्थर के सुरक्षा घेरे बने हुए थे, जो बिंबिसार के द्वारा बनाए गए थे। नवीन राजगीर ये भी पत्थर की दीवारों से घिरा था और प्राचीन राजगीर के उत्तर में बसाया गया था। ये सुरक्षा घेरे 25 से 30 मील के दायरे में फैले थे और संभवतः अजातशत्रु के द्वारा बनवाए गए थे। बाद में वैशाली एवं पाटलिपुत्र इसकी राजधानियां बनी। तो यहाँ हम लोगों ने महाजनपद काल के 16 महाजनपदों के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की। अब हम इसके आगे मगध का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे।